मनु शिवानी से कंफर्म कर रहा था कि साहिल नाम का गुंडा आदमी दोबारा आएगा या नहीं। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो जैसे तुम्हें उसके आने का इंतजार हो? कुछ कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो तुम्हारी नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई है। तुम चाहते हो कि वो आए और मुझे मार कर चला जाए और तुम चैन से अपनी जिंदगी अंकिता के साथ जी सको। गलत। मेरी जिंदगी में चैन से जीना और सिर्फ एक ही लड़की के साथ जीना लिखा ही नहीं। रही बात तुम्हारी, तो मुझे कभी तुमसे डर नहीं लगा, पर हाँ, मैं चाहता हूँ कि साला तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आए। बस एक मिनट, साजिद के भाई ने तुम्हें लॉज में ढूंढा कैसे? पता नहीं, शायद वो बिहार से ही मेरे पीछे था, या जब मैं जेल से निकली शायद तब से, पता नहीं। दोबारा मुझसे मिलने आया तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मारने से पहले तुम्हें चिट्ठी लिखकर बता दे कि उसने मुझे कैसे ढूंढा। नहीं, अगर ऐसा है तो उसे तुम्हें दोबारा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तुम खुद उसे ढूंढ के बता दोगे कि मैं इस हॉस्पिटल में हूँ। मनु के जवाब देने से पहले ही अंकिता वापस आ गई। उसने एक चाय मनु को दी, दूसरी चाय शिवानी को पकड़ाई। चाय का कप पकड़ने में शिवानी के हाथ कांप रहे थे। अंकिता फिर रोने जैसा मुंह बनाने लगी। तुम्हें क्या हुआ? ऐसा लग रहा है रोने वाली हो। तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही शिवानी। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना। तुम्हारी न हो सकी सौतन जितनी जल्दी मर जाए उतना अच्छा है ना तुम्हारे लिए। प्लीज ये सब मत बोलो। मनु की दोस्त होने से पहले मैं एक लड़की भी हूँ। यही सब मेरे साथ हुआ होता तो। अंकिता की बॉडी ने जोर से झुरझुरी ली। नहीं, तुम्हारे साथ क्यों होगा? तुम्हारे पास तो महान इंश्योरेंस इंस्पेक्टर मनमोहन जी हैं। डोंट वरी, तुम तो सेफ रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे मत बोलो, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हारे होने वाले हस्बैंड, शादी करोगे ना तुम लोग? अंकिता ने मनु की तरफ देखा, पर मनु का ध्यान इन दोनों औरतों की बातों में नहीं था। वो कुछ और ही सोच रहा था। खैर, शादी करो ना करो, इतना तो यकीन है कि तुम्हारे मन्नू जी इस बार साहिल नाम के जानवर को थोड़ी भी मेहनत नहीं करने देंगे। ये खुद ढूंढकर उसे बता देंगे कि मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। व्हाट? मनु ये क्या कह रही है? मनु, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। शिवानी क्या कह रही है? सच कह रही है, आधी बात सच कह रही है। आधी बात? मनु स्टूल से उठा और रूम की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथ पीठ पीछे बांध लिए और सीरियस होकर बोला, आधी बात सही कह रही है। मैं उसे ढूंढूंगा जरूर, लेकिन शिवानी का पता बताने के लिए नहीं। फिर? उसकी कब्र का नाप लेने के लिए। मनु पलटा तो उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा दिख रहा था। अंकिता फिर डर गई, लेकिन शिवानी के होठों पर फिर एक मुस्कान आने लगी। तुम उसे पर तुम तो कह रहे थे कि तुम तो। मैं अब भी कह रहा हूँ, हमें उसको पकड़ना है तो पहले गौरव को ढूंढना होगा। गौरव इस मिशन में बहुत काम आएगा। मिशन? कौन सा मिशन? कैसा मिशन? फाइनली मनु के फेस पर उसकी पेटेंट कमीनों वाली स्माइल आई। हंट द बास्टर्ड मिशन। इधर मनु साहिल को पकड़ने का प्लान बना रहा था और उधर आफताब के पास एक पुलिस वाला उसे जेल जाने से बचाने का ऑफर लेकर आया था। रात अंधेरे में आफताब, ड्राइवर मामा और दो अननोन कैदी एक छोटे से सेल में बंद थे। ड्राइवर मामा सो चुके थे। आफताब जेल बार्स के पास गया और दिल्ली में घूमते चौकीदार जैसी लुक वाले पुलिस वाले से बड़ी तमीज से बोला, जी कहिए। तू कहाँ इस नशेड़ी के चक्कर में फंस गया है? तू तो बस पीछे बैठा था ना? बैठा तो आगे ही था। एक्चुअली ये मेरे रिलेटिव। पुलिस वाले ने इधर उधर देखकर कंफर्म किया, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा था। फिर धीरे से फुसफुसाया, चुप, बिल्कुल बकवास मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू यहाँ से अभी आज ही निकलना चाहता है तो जो मैं कहूँ बोलने को वो बोल दियो, जो मैं कहूँ करने को वो कर दियो, समझा? अगर समझ गया तो मुंडी हिला। आफताब का सर अपने आप ही हाँ में हिलने लगा। अब सुन, अभी साहब आएंगे, उनके सामने बोल दियो कि मैं तो बस सवारी था, मुझे ये मनाली लेकर जा रहा था। इसी ने चरस पी के गाड़ी चलाई तो मैंने टोका। फिर इसके धुएं की वजह से शायद मेरे अंदर भी थोड़ा धुआं चला गया हो, पर मैंने 10 बारी इसको मना किया था कि गाड़ी ऐसे मत चलाओ, पर ये माना नहीं।
बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी सीधे में रोकी, फिर पुलिस आ गई और मुझे ले गई, समझा? हाँ समझा, पर इनका क्या होगा? तू इसकी फिक्र क्यों करता है? ये तो रोज वाला है। तू अपनी फिक्र कर, 10,000 लगेंगे, बोल दे देगा? आफताब याद करने लगा कि मीरा के पास से उसने 25,000 उठाए थे। कुछ खर्च तो हो चुका था, पर फिर भी 10,000 निकालने कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ड्राइवर मामा को फंसा के बाहर जाना उसके दिल को ठीक नहीं लग रहा था। सुनो, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या करवाना चाहते हो मुझसे, पर क्या ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें 10 के बजाय 12,000 दे दूं और तुम हम दोनों को छोड़ दो? चल बे चूतिया, ऐसे थोड़ी होता है। तू तभी बाहर जाएगा जब कोई अंदर रहेगा, समझा? सॉरी, फिर तो मैं इन्हें ऐसे फंसा के नहीं जा सकता। पुलिस वाले का चेहरा उतर गया। आफताब की ईमानदारी की वजह से उसकी जेब पर लात पड़ रही थी। उसने फिर एक ऑफर दिया। अच्छा सुन, तू पहले निकल जा, फिर थोड़े दिन बाद इन्हें भी छोड़ देंगे, लेकिन दोनों एक साथ नहीं निकल सकते। अब बोल, मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। आफताब ने एक झलक सोते हुए ड्राइवर मामा को देखा। वो ऐसी गहरी नींद में थे कि खर्राटे मारने लगे। ठीक है। ला फिर 12,000 दे। अरे बात तो 10 की हुई थी। बात तो अभी हो रही है ना चुतिए, ला 12,000 दे, तेरे ड्राइवर को भी छुड़वा दूंगा। आफताब को उसकी बातें कन्विंस नहीं कर पा रही थी। आफताब समझ रहा था कि ये पुलिस वाला झूठ बोल रहा है, पर शायद इस टाइम वो ऐसा ही झूठ चाहता था। उसने सब समझते बूझते भी पुलिस वाले की बात पर यकीन कर लिया और उसे 5,000 दे दिए। अभी पूरे पैसे नहीं दूंगा, 5 रखो, बाकी के 5 तब जब मेरी जमानत करवाओगे। लेकिन बात तो 12,000 की हुई थी ना? बात अभी हुई कहाँ, बात तो हो रही है। मैं 10 ही दूंगा, वो भी 2 बार में। पहले 5 एडवांस, दूसरे 5 जब मुझे यहाँ से बाहर निकालवाओगे। लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं जेल जाने को रेडी हूँ। सोच ले, मुझे तू अच्छे घर का लगा इसलिए ये ऑफर दिया, वरना यही बात मैं तुझे डंडे पड़ने के बाद भी बता सकता था। डंडा खाते देख आदमी को याद करके आफताब की रूह कांप गई। ओह, लेकिन मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम मेरे पैसे लेकर भाग नहीं जाओगे? भरोसा करने की जगह नहीं है ये, देने तो दे वरना रहने दे। आफताब समझ गया कि पुलिस वाला ब्लफ खेल खेल रहा था, उसके डर का फायदा उठा रहा था। आफताब ने भी ब्लफ खेला। ठीक है, रहने दिया, जो होगा मैं झेल लूंगा। भोसड़ी के तुझसे झेला नहीं जाएगा। अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, तो जो डंडे तेरे ड्राइवर को पड़ने हैं वो भी तेरे ही पड़वाऊंगा। अरे ये तो ज्यादती है, ये चीटिंग है। चीटिंग कह ले या मीटिंग कह ले, मेरे घंटे से तू बहुत मार खाएगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ। आफताब सोचने लगा, आज पिटाई के डर से अगर उसने पैसे दे दिए और वो ड्राइवर मामा को छोड़कर भाग गया, तो मीरा की नजर में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं, जो करना है कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सिगरेट ही तो पिया है, कोई डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं किया है। अच्छा आइडिया दिया तूने, चोरी का इल्जाम ही लगवाता हूँ साहब से कह के। है? हाँ, बोल दूंगा तू ही इन दोनों में सीनियर है, तू ही चरस चोरी करके लाता है और यहाँ बेचता है। आफताब को हंसी आ गई। कुछ भी बक रहा है तू, कितना डेस्परेट है रे। हंस मत, साहब उठ गए तो तू कल की जगह हाजी पिटेगा साले। मैं पिटूंगा या तेरी नौकरी जाएगी। तू एक चूतिया सा हवलदार लॉकअप के पास खड़ा एक चरस पिए हुए मुलजिम से क्या बातें कर रहा है? सवाल मुझसे होंगे कि तुझसे चूतिए। अचानक आफताब के एटीट्यूड में आए बदलाव से पुलिस वाला डर गया। उसने इधर उधर देखा। ला 10,000 ही दे दे, मैं तुझे अभी के अभी फ्री कर दूंगा। कैसे? तेरा नाम अभी डायरी में नहीं लिखा है। पर नाम तो मुझसे पूछा था ना। हाँ तो तेरी आईडी थोड़ी ना देखी है, तूने कुछ एप्पल एप्रिकॉट करके नाम बताया था ना। अबे ओ एप्पल एप्रिकॉट, आफताब नाम है मेरा। हाँ तो चूतिया आफताब तू अकेला थोड़ी है दुनिया में, ना तेरी फोटो खींची है अभी, ना ही तेरे फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। और तू कौन सा मर्डर करके आया कि अगर तू गायब हो गया तो सारे कुल्लू की पुलिस तुझे ढूंढने में जंगल छान लेगी। सोच। आफताब सोचने लगा। उसकी बात तो ठीक थी। आफताब अगर अभी के अभी वॉक करता हुआ पुलिस स्टेशन से निकल जाता तो उसे रोकने वाला कौन था?
बल्कि एक बार उसकी आइडेंटिटी ओपन हो जाती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि वो तो मुंबई से जमानत पर आया था। ठीक है, 5,000 दूंगा। देख, बात से मत मुकर। 10,000 की बात हुई है, 10 दे। अगर 10 में बात हुई है तो फिर ड्राइवर मामा को भी बाहर निकाल, उनको भी उठा, उनको भी जाने के लिए बोल। ओहो भोसड़ी वाले, तू पहले धीरे बोल और जा उठा अपने मामा को। जो ड्राइवर आदमी को भी मामा बना लिया है तूने। जा जल्दी, 2 मिनट बाद आऊंगा मैं। उठा उसे और अपने साथ लेके जा। आफताब ड्राइवर मामा के पास गया और उनके कान में बोला, मामा तुम सही कह रहे थे, यहाँ से छूटने का इंतजाम हो गया। उठो उठो जल्दी। ड्राइवर मामा और जोर से खर्राटे लेने लगे। आफताब ने उन्हें 2-3 बार झंझोर कर उठाया, पर उनकी नींद नहीं खुली। एक बार हल्की सी आंख खोली भी तो बस इतना बोला, अबे जाना भोसड़ी के, सोने दे। ठीक है, सोते रहो, फिर मत कहना कि मैं चला गया। इधर जम्मू में गौरव को भटकते भटकते रात हो चुकी थी, पर ना उसे शिवानी मिल रही थी और ना ही अंकिता। वो रोड साइड लगी एक बेंच पर बैठ गया। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। पट्टी भी इतनी गंदी हो चुकी थी कि सर और गाल में खुजली होने लगी थी। हे भगवान, ये कैसी कैसी मुसीबतों में फंसा देता है तू। तब खाना नहीं था, अभी लॉज नहीं है। ये शिवानी भाभी भी इतनी हरामी हो जाएंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरा बाप सही कहता था, ये दुनिया ही हरामी है। हे भगवान, कैसे भी करके ये सर दर्द ले ले। गौरव बेंच पर बैठने के बजाय लेट गया। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने हल्के से अपनी पट्टी को टच किया तो उसकी उंगली में खून लग गया। ओह नो, सर से फिर अनार का जूस निकलने लगा है। गौरव को बेहोशी छाने लगी। वो बेंच से गिरने ही वाला था कि एक लड़का आया और उसे सहारा देकर गिरने से बचा लिया। गौरव ने उसकी तरफ देखा। वो लड़का मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो भाई? 8. उसे ऐसा लगा जैसे वो बेंच से गिर जाएगा। तभी उसके पास एक लड़का आया और उसे गिरने से तो बचाया ही, बल्कि बेंच पर आराम से लिटा भी दिया। लड़के के हाथ में पानी की बोतल थी। उसने गौरव को ऑफर की। थैंक यू भाई, पानी तो क्या ही पीऊंगा मैं, सर से खून निकल रहा है। कहीं जूस वूस मिल जाता तो अच्छा रहता। लड़के ने बड़े प्यार से पूछा, ये हाल कैसे हुआ भाई? इतनी बुरी चोट लगी है? अकेले भी हो? कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है? सब हैं यार, पर सब बेंचो मतलबी और मादरचोद हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपना कह सके। अच्छा, बीवी या गर्लफ्रेंड नहीं है क्या जिसको अपना कह सको? क्या बीवी गर्लफ्रेंड? अरे लेडी लोग से दूर रहने का फैसला किया मैंने। सब साली चीटर होती हैं, सब की सब बोलेंगी कि तू खाना लेकर आ, मैं होटल ले लेती हूँ और मैं खाना लिए खड़ा रहूँगा और फिर होटल का कोई अता पता ही नहीं मिलेगा। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा भाई, लंबी कहानी है। कहानियां करते रहना। तुम्हें पहले इलाज की जरूरत है, पहले तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मुझे लगता है कि मुझे पहले जूस पीना होगा। साहिल मुस्कुराया। उसने गौरव को ठीक वैसे ही देखा जैसे वो अपने छोटे भाई साजिद को देखता था। गौरव को सहारा देकर बेंच से उठाया और एक ऑटो रुकवाकर उसे जम्मू गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया। इधर मनु हॉस्पिटल से निकलने से पहले अंकिता से बात कर रहा था। शिवानी अपने रूम में आराम कर रही थी। अंकिता, मेरी बात ध्यान से सुनो। साहिल यहाँ आने की कोशिश जरूर करेगा। पर कैसे? उसे कैसे पता चलेगा कि हम शिवानी को कौन से नर्सिंग होम में लेकर आए हैं? उसे ये भी तो पता चल गया था ना कि शिवानी जम्मू में है। तुम्हें बताया था कि वो लड़कियों को ट्रेस करने में मास्टर है। वो कैसे आएगा ये हम नहीं जानते, वो कहाँ से आएगा ये पूछने का टाइम हमारे पास है नहीं। वो आएगा या नहीं हम इसमें भी श्योर नहीं है, पर अगर वो आया तो हमें कैसे बचना है, हम बस इस पर काम कर सकते हैं। समझ आया मैंने क्या कहा? अंकिता जल्दी जल्दी हाँ में सर हिलाने लगी। गुड, अब सुनो तुम्हें क्या करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें शिवानी के पास से नहीं हटना।
ये लड़की भी पंगे लेने में किसी से कम नहीं है, इसीलिए ये खुद बाहर ना भाग जाए, तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। ठीक है। और दूसरी बात, अगर वो सामने आ ही जाए तो क्या करोगी जानती हो ना? तुमको फोन करूंगी, बुलाऊंगी। नहीं, आसपास के स्टाफ को इकट्ठा करोगी। याद रखना, रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी काम आते हैं। कोई भी नर्स या अटेंडेंट मिले उसे बुला लो, हल्ला मचा दो, इतना शोर मचाओ कि पड़ोसी की बिल्डिंग तक आवाज जाए। गॉट इट? हाँ, बट वो फिर भी नहीं माना तो वो मुझे भी मारने लगा तो? ये खतरा तो है। तुमने बताया था कि उसके पास एक चाकू भी है। इससे बचने के लिए तुम्हें भी कोई हथियार देना पड़ेगा। हथियार? यू मीन गन्स और आर्म्स? ना बाबा ना, मैं ये सब नहीं चला सकती। डरा तो सकती हो। मतलब मैं समझा दूंगा। अभी जाता हूँ, 10-15 मिनट में एक बार आऊंगा। उसके बाद उस चूतिये को ढूंढ निकालूंगा। लेकिन तुम पहचानोगे कैसे? मैं गौरव की बात कर रहा हूँ, उसको ढूंढना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहाँ ढूंढोगे उसे? आई मीन वेयर टू स्टार्ट? बताऊंगा। अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आना है। मनु नर्सिंग होम से बाहर आया और आसपास कोई टॉय शॉप ढूंढने लगा। 10 मिनट की लिंपिंग वॉक के बाद उसे एक बड़ी सी शॉप दिखी। मनु उसमें घुस गया। दुकान पर एक सिंपल सा 20-22 साल का लड़का खड़ा था। एक छोटी गन दिखाओ, अच्छी क्वालिटी में। दुकान वाले लड़के ने हाँ में मुंडी हिलाई और बच्चों की गन दिखाने ही लगा था कि एक मोटा सरदार दुकान में घुसते ही गालियां देने लगा। बैंचो, दुनिया इतनी चोर चक्की हो गई है, बैंचो दिमाग खराब कर रखा है। ओए काका, एक ट्रक निकाल, बड़ा वाला। शॉप पर खड़े लड़के ने फिर हाँ में सर हिलाया, पर वो मनु को गन्स दिखाने लगा। सरदार से सब्र नहीं हुआ। ओए कोसी, बतानो की क्या? पहले ट्रक बिका मैंने, मेरा मुंडा रोता है। इससे पहले कि शॉपकीपर कुछ बोलता, मनु ने पोलाइट वे में जवाब दिया। सरदार जी, मैं पहले आया हूँ ना, तो मैं पहले गन ले लूं, उसके बाद आप ट्रक चला लेना। ओ भाऊ साहब, मैंने क्रोनोलॉजी ना समझाइयो। 1 मिनट में तेरी। ओए 1 मिनट। सरदार स्लोली मनु की तरफ आया। एक मिनट करके 2 मिनट हो गए सरदार जी। भाई ये वाली 2 पैक कर दे। कितने की हुई? मनु ने ऐसी मॉन्स्टर गन सेलेक्ट की थी, उसकी लुक बिल्कुल मेटल की थी। उसमें मैगजीन भी पावर कोटेड आयरन की ही लगती थी। बस असली और नकली में फर्क इतना था कि उसमें 9mm की बुलेट नहीं, बल्कि येलो कलर की छोटी छोटी बॉल्स भरी जाती थी। सरदार मनु के पास आया और उसका काला कुर्ता देखने लगा। ओ तो बंदूक छड़, पहले ये बता कि तैने ये कुर्ता कित्थों पाया? एवं ही मोल खरीदा है मैंने। अच्छा जी, मोल खरीदा है कि चोरी कितना है? सरदार ने मन्नू के कंधे पर हाथ रख दिया। मनु ने एक झटका मारकर हाथ हटाया और चिल्लाया। सरदार जी, मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। और तेरी इज्जत तो मैं अभी उतार देनी है। तुझे कुर्ता मोल खरीदा है तो बता, इसकी बैक साइड पे जितने तेरा पिछवाड़ा है उत्ते कोई छेद है या नहीं? मन्नू हड़बड़ा गया। उसको पहले ही समझ आ गया था कि जिसकी बालकनी से उसने ये कुर्ता पैजामा चुराया था, ये वही सरदार है। पर कुर्ते में एक छोटे से छेद की जानकारी भी सरदार को होगी, ये मनु गेस नहीं कर पाया था। क्यों या नर्वस क्यों हो गया? 10 छठी, कुर्ते में छेद है या नहीं? है, बैक साइड में है। तो मैंने ये 10 के छेद कितने हैं? बैक चा कितने है? मनु फिर सोचने लगा तो सरदार ने दोबारा मनु का कॉलर पकड़ लिया। नाल वाले होटल के कमरे विच सी ना, तू ही मेरी बालकनी से कुर्ता पजामा चुराया है। कुर्ता तेरा तो इतना ढीला है बेंचो। अरे मोटे, मेरी बात तो सुन। सरदार ने मनु की पीठ पे एक मुक्का मारा। मनु गिरते गिरते बचा। मनु ने तुरंत दिमाग का 100% इस्तेमाल किया और शॉपकीपर की दी हुई गन लोड की और सरदार के मुंह से 2 इंच के डिस्टेंस पर चला दी। तेरी मानो। मनु ने जेब से 500 का नोट निकालकर दुकानदार की तरफ फेंका और बंदूक लेकर दुकान से बाहर भागा। मनु जितनी तेज भागने की कोशिश करता, उसके पैर में उतना ही ज्यादा दर्द होने लगता। मनु 2 मिनट आगे जाकर रुक गया और हांफने लगा। तभी उसे पीछे से आवाज आई।
जियो या बैल चौदह उड़ सुकई रुक तेरी मां दे पत्ती। सरदार मनु की तरफ सांड की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था। मनु ने फिर एक बार भागना स्टार्ट किया। हे देवता, आज इस राक्षस से बचा लो। मनु दौड़ता दौड़ता एक चलते ऑटो में घुस ही गया था कि सरदार ने उसका कॉलर पकड़ लिया। ओए धंधा रुक जा माया वे, मेरा कुर्ता दे। सरदार की सांस फूल चुकी थी। सरदार ने झटका मारकर अपना ही कुर्ता इतनी बुरी तरह फाड़ा कि मनु आधा नंगा हो गया। उसने ऑटो वाले से कहा, यहाँ वो नर्सिंग होम है ना, क्या नाम है उसका, वहां ले चलो। ऑटो वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। मनु ने कुर्ते की हालत देखी, फिर अपनी गन देखी। भागम भाग में गन के आगे वाला प्लास्टिक थोड़ा सा चटक गया था। चढ़ते ऑटो में घुसते वक्त मनु के हाथ में शायद कोई शार्प लोहा लग गया था, क्योंकि उसके लेफ्ट हैंड से खून भी निकल रहा था। मनु आराम से ऑटो में बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अभी उसे सोए 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि ऑटो नर्सिंग होम पहुंच गया। मनु जैसे तैसे लंगड़ाते हुए शिवानी के रूम तक गया तो देखा अंकिता वहां नहीं थी। मनु टेंशन में आ गया। उसने सबसे पहले बेड चेक किया। थैंक गॉड तुम यहीं हो। क्यों? तुम्हें लगा मैं भाग जाऊंगी? नहीं, मुझे लगा कि साहिल फिर यहाँ आ गया और इस बार तुम्हें ले गया। इस बार वो आया तो 4 लोगों के साथ जाएगा। 4 लोगों के साथ? अरे कंधे पर। ओह, इस बार आया तो उसका जनाजा जाएगा यहाँ से। ऐसा डायलॉग मारो। तुम्हें याद है कैसे तुम मुझे बात करना सिखाते थे कि शिवो ये नहीं ये बोलो, ऐसे नहीं वैसे बोला करो। देखो ये लाइन बोलने से तुम्हारी बात का वेट बढ़ गया ना। और तुम सोचती थी कि बात का वेट भी होता है क्या? बात को तोलते कैसे हैं? हंसने पर भी दर्द हो रहा है। तो मत हंसो, बस मुस्कुराकर काम चला लो। कितनी सीधी थी ना मैं, कितनी डम्ब, बेवकूफ, 1 नंबर की गधी। बस बस, अपनी तारीफें करने का बहाना चाहिए तुम्हें। नहीं यार, सीरियसली मैं कितनी डम थी। तभी तुम मुझे छोड़कर और लड़कियों के साथ अफेयर रखते थे ना। मनु का मुस्कुराता चेहरा वापस से सीरियस हो गया। उसने दांत पीस लिए। नहीं, मैं इसीलिए तुम्हारी बजाय किसी और के पास जाता था कि तुम गर्लफ्रेंड ना होकर बीवी बनने की कोशिश में लगी रहती थी। तुम्हें मुझे खुश करने के लिए खाना बनाने में मजा आता था। तुम्हें रेंटेड हाउस को डेकोरेट करके उसको परमानेंट घर बनाना था। तो इसमें बुरा क्या था? इसमें बुरा कुछ नहीं था, बस ये सब मुझे नहीं चाहिए था। मुझे खुश करने के लिए YouTube देखकर फालतू डिशेस बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मैं बेड पर 30 मिनट्स की परफॉर्मेंस से ही खुश हो सकता था। ओह गॉड, 30 मिनट्स? तुम आदमी हो कि घोड़े? घोड़ा ही हूँ, कुत्ता भी हूँ, इंसान छोड़कर सारे जानवर हैं मेरे अंदर। पॉइंट ये है कि तुम जानवर नहीं हो। हम दोनों इंडिविजुअल बहुत सही हैं, बस प्रॉब्लम है तो हमारे साथ होने में। हम एक दूसरे के लिए मिसमैच है, गलत नहीं। ये बात तुम तब भी कह सकते थे ना। ऐसे चीट करने की क्या जरूरत थी? जरूरत तो मुझे सिकंदर चाचू को टॉलरेट करने की भी नहीं थी। जरूरत तो सिकंदर चाचू को तुमसे कुछ छिपाने की भी नहीं थी। वो जानते थे कि मेरे एक्स्ट्रा अफेयर्स भी हैं। व्हाट? तुम चाचू का नाम बीच में क्यों ला रहे हो? वो तो चले गए ना अब। हाँ, लेकिन उन्हीं की वजह से आज हम ऐसे कुत्ते की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। शट अप, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो तो बस सच बताना चाहते थे। सच नहीं बताना चाहते थे, वो अपने क्राइम्स छुपाना चाहते थे। एनीवेज, इस बहस का अंत नहीं है शिवानी। हाँ तो मत करो ना। किसने कहा करने को? इनफैक्ट हेल्प करने के लिए भी किसने कहा? शिवानी को अचानक खांसी आने लगी। मनु ने तुरंत जग से ग्लास में पानी डाला और लो पानी पियो। नहीं, रहने दो। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रामा नहीं, झगड़ा कर रहा हूँ। खांसी रुकेगी तभी तो ठीक से करूंगा। लो पानी। बोला ना, नहीं चाहिए। शिवानी ने एक हाथ मारा और ग्लास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। मनु की आंखों में गुस्सा उतर आया। तभी रूम में अंकिता आई। कहाँ थी तुम? तुमसे कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए शिवानी के रूम से बाहर नहीं निकलना है। इनफ यार। तुम नौटंकी मत करो।
तुम दोनों जाओ, शादी करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। मेरे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आई कैन हैंडल माई सेल्फ। अब तक तो जी रही थी ना तुम्हारे बिना, अब सीख गई हूँ, आगे भी जी लूंगी। शट अप! एक थप्पड़ में ये हाल हो गया है और ईगो हरक्यूलिस जैसा रखना है। अरे तुम्हारे हाथ पर क्या हो गया? ये कैसे लगी? अंकिता के कहने के बाद शिवानी की नजर मनु के हाथ पर पड़ी। वहां खून की पपड़ी जम चुकी थी। ये सब छोड़ो, तुम कहाँ थी ये बताओ। वो मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। शिवानी की अर्जेंट सर्जरी होनी है, वरना ये बच नहीं पाएगी। What?